सगळ्यांचं स्वागत आहे सदैव क्लासेसमध्ये. हिंदीचा पुढचा धडा घेऊया, पाठ घेऊया आपण. धड्याचं नाव आहे इमानदारी की प्रतिमूर्ती. लेखक आहे सुनील शास्त्री जी. तर यांचा परिचय करून दिलेला आहे. एक सेकंड रुकिए. हाँ ठीक है, चलो. तो ये जो प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई पर दुख का पर दुखातरता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है. किसके बारे में बताया है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताया है. देखिए क्या है. हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा. उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी. लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के हृदय में जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश में कौन थे? पुलिस मंत्री थे. उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था. गृह मंत्री क्या कहते थे? पुलिस मंत्री कहते थे. उस समय में क्या कहते थे? गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहते थे. इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए. बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट. उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिले और उसे चलाऊं. प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी. सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया. धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की. हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, साहब जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेसिडेंट की तरफ आ जाए. आवाज बंद ठेवायचा है. क्या कहा कि उनको बुलाया कि आप वो इम्पाला लेकर कहाँ पे आए? रेसिडेंस की तरफ आ जाए. 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई. अनिल भैया ने कहा, मैं तो इससे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ. मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी. गाड़ी ले हम चल पड़े. क्या शान की सवारी थी. याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी. जिसमें जिसके यहाँ खाना था वहां पहुंचा. बातचीत में समय का ध्यान ही नहीं रहा. देर हो गई. याद आया बाबूजी आ गए होंगे. क्या कौन आ गए होंगे? बाबूजी आ गए होंगे. ये उनको याद आ गया. तर हे लाल बहादूर शास्त्री प्रधानमंत्री होते त्यावेळेसची एक गोष्ट त्यांच्या मुलांनी या ठिकाणी मांडलेली आहे. वापस घर आ फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी. उतरकर गेट तक आया. संतरी को हिदायत दी, यह सैल्यूट वैल्यूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो. वो आवाज करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो. बाबूजी का डर, वो खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज होगी और फिर गेट की आवाज से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाज हो जाएगा. वे कई बेकार में पूछताछ करेंगे. अभी बात ताजा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा. संतरी से जैसा कहा गया उसने किया. दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा. जाते ही अम्मा ने पूछा, बाबूजी. अम्मा से इन्होंने पूछा, बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? अम्मा बोली, हाँ आ गए, पूछा था मैंने, बता दिया. आगे कुछ करने की हिम्मत नहीं पड़ी. यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा. फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा. आगे देखिए. आता हे जे काय आहेत ना, ऍक्च्युली खरंच हे मोठ्या माणसांची काही वैशिष्ट्य आपल्या या ठिकाणी तुम्हाला लगेच कळतील बघा काय आहे ती. रात हो गई, सुबह देर तक सोना पड़ा. सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया. नींद टूटी. मैंने बड़ी तेज आवाज में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो. यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने. लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी. झुंझलाता जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बड़ा बड़बड़ाता हुआ. उन्होंने दरवाजा खोला. पाया बाबूजी खड़े हैं. हमें कुछ न सूझा. माफी मांगी. बेदाने में बात कह गया हूँ. वे बोले, कोई बात नहीं, आओ हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं. हमने कहा ठीक है.
बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया। कोई तर्क नहीं किया और कुछ जाहिर भी नहीं होने दिया। कुछ देर चाय पीते पीते देखो बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चल गए थे? जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे? कहना पड़ा, हम इम्पला शेवरोलेट लेकर गए थे। बोले, ओ हो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे, और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आंख में इशारा किया, आंख से इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाजत का है, अब हम इसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लॉग बुक रखते हो ना? उन्होंने कहा, हाँ। मैं उत्तर दिया। उसने कहा, लॉग बुक रखते? लॉग बुक मतलब ऐसी बुक होती है जिसमें लिखा होता है कि कितनी गाड़ी चली, कहाँ तक चली, कौन कौन गाड़ी, मतलब कहाँ कहाँ गए वगैरह सब लिखा होता है वहाँ पे। हाँ, तो आगे एंट्री करते हो। कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? वह बोला, 14 किलोमीटर। कितनी की चलाई? 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी। क्या हिदायत दी? देखो, पूरा आता हूँ बोलेगा असली। उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। क्या लिख दो? 14 किलोमीटर निजी उपयोग। निजी म्हणजे स्वतःचा, वैयक्तिक, कारण ते वैयक्तिक कामासाठी गेले होते ना, ते काय सरकारी कामासाठी गेले होते का? नाही। तब भी उनकी बात हमारे समझ में नहीं आई, और फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी के घर अम्मा जी के आने पर बोले, साहब साहब, एक मिनट। साय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर, किती? 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे। किती? 14 किलोमीटरचे 60 पैसे प्रति किलोमीटर नाही, किती झाले? 14 गुणिले 60 करा हिशोब। एवढे पैसे जमा करायला सांगितले ते, कारण का? कारण त्यांनी स्वतःच्या वैयक्तिक कामासाठी ती गाडी वापरली, त्यांनी म्हणजे त्यांच्या मुलांनी, म्हणून। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहां रुक नहीं सके। जो रुलाई छुट्टी तो वह कमरे में भागकर पहुंचने के बाद ही काफी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फुट फुट कर रोते रहे। आपसे यह बात शान के तहत नहीं कर रहा, पर इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई है। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? आप ही सोचे, मेरे बच्चे कहते कि पापा, आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के सरकार लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीरकर नहीं बता सकता। समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरा यह समझाना कितना कठिन है, फिर भी यह समय आने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अपना सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ, और आपके साथ यह सब फिर जिक्र कर तनिक ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि नींव पुनः संजोना संवारना, कि मेरे मन का महल आज के इस तूफानी झंझाट में खड़ा रह सके। यह याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते, और मैं कैसा गर्व के साथ वो उसका अनुभव करता। एक होड़ थी जो हम भाइयों में लगी रहती, किसे कितना काम दिया और कौन उसे कितनी सफाई से करता है। एक दिन बोले, सुनील, मेरी अलमारी काफी बेतरतीब हो रही है, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। मैंने स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया, पूछा, तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ है? मैं बोला, वे कुर्ते भला? कोई यहाँ से फट रहा था, कोई वहां से। मैं वे सब मैंने अम्मा को दे दिए है। उन्होंने पूछा, यह कौन सा महीना चल रहा है? मैंने कहा,
ऑक्टोबरचा अंतिम हप्ता हो. जसं आता चाललंय तसंच ऑक्टोबरचा शेवटचा आठवडा, जसं आता आपण जो अनुभवतोय तो पण. उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये काम आएंगे, उस पर मैं कोट पहनूंगा. बरोबर. म्हणजे सांगा, पंतप्रधानासारख्या व्यक्तीने सुद्धा असा विचार केला की हे फेकून का द्यायचे, हे जे कपडे जुने कपडे आहेत ते फेकून आपण का द्यायचे, कारण ते कपडे सुद्धा आपण वापरू शकतो, त्याच्यावर कोट घातलं की झालं, असं त्यांचं म्हणणं होतं वैयक्तिक. बरोबर की नाही, कोट घातलं की झालं, मी फेकून का बरं देऊ, असं त्यांचं म्हणणं होतं त्या ठिकाणी. एक सेकंड मारून एक सेकंड मारून कुठे गेलो, हा चला पुढे जाऊया. तर असे ते खूप आपले पंतप्रधान होते. मैं देखता रह गया क्या कह रहे हैं बाबूजी. वे कहा करते थे कि ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बिनने वालों ने, इनका एक एक सूट काम आना चाहिए. यही नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया था. क्या पहनते हैं, किस किफायत से रहते हैं, मैंने देखा था. एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा, इनके रुमाल बना दो. क्या बना दो, इनके रुमाल बना दो. बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था. वे अगर सीधे से कहते, सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वह बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं करती. पर बात करने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था, जो अपने में सामने वालों को बांध लेता था. वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ विचार करने पर उतारू हो जाता था. अम्मा बताती है, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए, जब हम कहाँ पे आए, विदा होकर रामनगर आए, तब उन्हें मुख मुख आए तो वहां उन्हें मुख दिखाई में गहने मिले. सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया था. जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हें दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था. किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी. बात क्या थी, उसकी ठीक से जानकारी लेने की जरूरत हमने नहीं सोची, और न ही इसके बारे में कभी कभी पूछताछ की. एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की, तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा, और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस होने लगी. यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है. हमने गहने दे दिए, केवल टीका नथुनी बिछिया रख लिए. वे हमारी सुहाग वाले रहने थे. उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके, कहने लगे, तुम जब मिर्जापुर जाओगी और गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगी. मैंने कहा, मतलब उनकी जो पत्नी ने कहा, लाल बहादुर शास्त्री जी के, उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है. हम कह देंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं. इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा. तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ. तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन तब जैसा है वैसा है. तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरवा दिए. हम बोले, मतलब कौन, उनकी पत्नी बोली, पर जो असल गहना है तो है, वह तो है, हमें बस वही चाहिए. आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे. सदा ऐसे ही दिन थोड़े रहेंगे, सुख दुख तो सदा ही लगा रहता है, कारण सुख दुख येत असं. बरोबर की नाही, असं त्यांनी लिहिलं आहे. लाल बहादूर शास्त्रीजी मेरे बापूजी. कोण आहे, एक मिनिट छापा, एक सेकंड कुठे गेलो आपण, एक मिनिट. ठीक.